नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने सुना कि अनाया अपने हब्बी को याद कर रही थी, लेकिन वह भी जानती थी कि उसकी बातें दूर किसी आलीशान ऑफिस में बैठा हुआ हर्षवर्धन सुन रहा है, जो वो खुद ने ही बदल रही थी। और उसकी बातें सुनकर उसके चेहरे पर दिलकश मुस्कान थी। ये हमारे हर्षवर्धन बाबू थे, जिसे अपनी बीवी की याद आ रही थी। इसीलिए उसने अपने हाथ की वॉच के माइक को एक्टिवेट कर लिया और वो अनाया के आसपास की बातें सुनने लगा। उसने अनाया की सारी बातें सुन ली थी, किस तरह से वह उसकी शिकायत कर रही थी, किस तरह से वह उसका इंतजार कर रही थी और वह उसे बार बार कोस रही थी। दिल ही दिल तो हर्षवर्धन भी अनाया को कब से याद कर रहा था, लेकिन अगर उसका काम जरूरी नहीं होता तो वह कब का उसके पास चला गया होता। ऊपर से वह जानती थी कि इस वक्त जिंदल मेंशन में हर कोई उसे चारों ओर से घेर कर बैठा होगा, इसीलिए वह अपना काम करने में बिजी रहा। लेकिन अनाया की बातें सुनकर अब उसे उसके पास जाने की इच्छा हो रही थी, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। वह सारा काम का छोड़कर अनाया से मिलने के लिए निकल गया। दूसरी ओर अनाया यहाँ कमरे में इधर उधर टहल रही थी। उसे अब बेचैनी होने लगी थी। वह कई बार बुक उठाकर उसमें कुछ पढ़ती तो कुछ रिसर्च मटेरियल पढ़ती, फिर भी उसका दिल नहीं लगा। तो उसने अपनी कुछ बिजनेस मीटिंग खत्म कर ली, अपनी कंपनी के रिलेटेड, यहाँ तक कि आउट ऑफ कंट्री में जो उसके बिजनेस थे, और उसने उन पर कई महीनों से ध्यान नहीं दिया था। उसकी भी पूरी रिपोर्ट पढ़ ली। तकरीबन 1 घंटे बिजी रहने के बाद भी उसे कुछ ठीक नहीं लगा, तो उसने अपनी स्केच बुक निकाल और उसमें कुछ डिज़ाइन करना शुरू कर दिया अपनी कंपनी के लिए। लेकिन वह फिर भी सुकून नहीं महसूस कर रही थी। वह खड़ी हुई और वार्डरूम में गई। वहां पर हर्षवर्धन के भी कई सारे कपड़े थे। ये भी अनाया ने ही रखे थे, क्योंकि कई बार वह दोनों ही यहाँ आते थे। ये जिंदल परिवार का फैसला था कि उन दोनों का ही खास कमरा होगा। वहां से अनाया ने हर्षवर्धन की एक शर्ट उठाई और उसके बाद अपनी हुंडी को निकाल दिया और हर्षवर्धन की शर्ट पहन ली। वह शर्ट अनाया को इतनी बड़ी हो रही थी कि उसके शॉर्ट भी उसमें छप चुके थे। उसकी स्लीव भी काफी बड़ी थी। अनाया ने स्लीव को अपनी कोनी तक मोड़ लिया और आगे से बटन लगा दिए। उसके बाद वह शर्ट को अपने गले लगाते हुए उसकी खुशबू महसूस करने लगी, ताकि उसे यह एहसास होता रहे कि हर्षवर्धन उसके पास है। यह महसूस होते ही उसके दिल को सुकून पहुंचा। उसके बाद वह बिस्तर के पास गई और बिस्तर पर लेट गई। उसे अब नींद आने का इंतजार था। जब से वह प्रेग्नेंट हुई थी तब से वह अपने हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान देने लगी थी। हालांकि पहले ही उसकी हेल्थ अच्छी थी, लेकिन पहले वह काम और रिसर्च या फिर किसी न किसी पेंटिंग या फिर कोई और डिजाइनिंग का काम आधी आधी रात तक करती थी। कई बार तो वह कुछ रात तक सोई भी नहीं थी, बस अपने काम में डूबी रहती थी। इतनी छोटी उम्र में इतनी ज़्यादा काबिलियत हासिल करने के लिए उसने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया था। लेकिन प्रेगनेंसी की वजह से वह वक्त पर खाना पीना और सोना करना चाहती थी, ताकि उसके बच्चे भी हेल्थी रहे। लेकिन आज उसकी नींद उसकी आंखों में नजर नहीं आ रही थी। वह बार बार करवट बदल रही थी। अभी भी नींद न आने की वजह से वह फ्रस्ट्रेटेड हो गई और वह दांत पीसते हुए रोबोट रैम से बोली, रैम तुम्हारे बॉस कहाँ पर है? जरा मुझे पता करके बताओ, मुझे गुस्सा आ रहा है, नींद भी नहीं आ रही है, मैं उसे पीट दूंगी। इतना बोलकर वह मुंह फुला लेती है। तभी 2 मजबूत हाथों ने उसको पीछे से जाकर गले लगाया और उसके कान में कठोर मगर मैग्नेटिक आवाज में कहा, तो मेरी बीवी को मुझ पर गुस्सा आ रहा है? वही सवाल को सुनकर और जानी पहचानी खुशबू को महसूस करके पहले जो अनाया हल्की से डर गई थी, उसने पीछे आदमी के सीने पर सिर टिका दिया। वो सुकून में अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, तो अब आपको फुर्सत मिल रही है अपनी बीवी से मिलने की? वही हर्षवर्धन जो भागा भागा अपनी बीवी के पास आया था। वो उसकी सारी शिकायत सुन रहा था। वह हल्का मुस्कुराते हुए उसके होठों पर किस करके बोला, मुझे नहीं पता था मेरी बीवी मेरे लिए इतनी तड़प रही है, जो मेरे बिना कुछ घंटे भी नहीं गुजार सकती। ये सुनकर अनाया उससे दूर हुई और उसे घूरते हुए बोली, तुम्हें अभी भी यह कहने की हिम्मत है? तुम देखो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर फेंकवा दूंगी। ये सुनकर हर्षवर्धन उसे अपने गले लगाते हुए बोला, बीवी शांत हो जाओ, मुझे पता है तुम मुझे याद कर रही थी, इसीलिए तो मैं सीधे ही तुम्हारे पास आ गया। ये सुनकर अनाया हल्का सा मुस्कुरा देती है। अनाया उसे गौर से देखती है। इस वक्त हर्षवर्धन काफी थका हुआ था। उसकी आंखें भी हल्की सी लाल थी।
वह समझ गई कि हर्षवर्धन ने कल से आराम नहीं किया, क्योंकि रात भर भी वह काम कर रहा था। और जब आज वह जिंदल मेंशन आई थी, तभी हर्षवर्धन ऑफिस के लिए निकल गया था। आजकल हर्षवर्धन का काम कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। एक तो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, ऊपर से मार्क स्मिथ इंडिया में था। वह हर्षवर्धन के लिए कई मुसीबतें खड़ी करना चाहता था, इसलिए भी हर्षवर्धन को थोड़ा चौकन्ना रहने की जरूरत थी। अनाया उसके चेहरे पर हल्का सा हाथ फिराते हुए बोली, काफी थके हुए लग रहे हो, क्या शाम को डिनर किया था? वही यह सुनकर हर्षवर्धन अपनी नजरें चुरा लेता है। वह इसी बात पर अनाया से डरता था। अनाया का स्ट्रीक रूल था, वह कहीं पर भी रहे लेकिन वक्त पर खाना खाए, और जब भी मौका मिले वह कुछ वक्त के लिए आराम करे। लेकिन हर्षवर्धन काम के बीच वह बिल्कुल भी भूल जाता था खाना खाना, इसीलिए उसे हल्का सा डर लगा। वही हर्षवर्धन की हरकत से अनाया की आंखें छोटी हो गई। वह गुस्से में बोली, तुम अभी भी नजरें चुराने की हिम्मत करते हो? तुम्हें नहीं लगता कि हस्बैंड आपकी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है? वही हर्षवर्धन उसे अपनी बाहों में खींचते हुए बोला, सॉरी अन्ना, इस बार सच में गलती मेरी थी। ये सुनकर अनाया उसे दूर होते हुए बोली, अब जब गलती पता है तो फिर उसको सुधार भी लेना चाहिए। अच्छा जाओ फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। ये सुनकर हर्षवर्धन उसे अपनी बाहों में खींचते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, तुम आराम करो, मैं किसी से मंगवा लेता हूँ। ये सुनकर अनाया बोली, बिल्कुल नहीं, सारे सर्वेंट जा चुके होंगे और वैसे भी काफी वक्त हो गया, मेरे तुम्हारे लिए कुछ नहीं बनाया, बस 10 मिनट लगेंगे, तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं कुछ बनाती हूँ। हल्का फुल्का सा इतना बोलकर वह हर्षवर्धन के सिर पर किस करती है और नीचे चली जाती है। वही उसे जाता हुआ देखकर हर्षवर्धन की आंखें चमक गई। वह अपनी जगह पर खड़ा हुआ और अनाया को पीछे खींचते हुए उसके बेबी बम्प को सहलाकर बोला, वैसे बीवी तुम इस लुक में काफी हॉट लग रही हो, मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा है कि मैं तुम्हें जाने दूं। वही हर्षवर्धन की हरकत से अनाया को शर्म आ गई, क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी गई। वह हर्षवर्धन को पीछे धक्का देते हुए बोली, बस बहुत हुआ, फ्लर्ट करना बंद करो और जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ। इतना बोलकर वह सीधे ही नीचे चली गई। हर्षवर्धन भी फ्रेश होने के लिए चला गया। अनाया जैसे ही किचन में गई, उसने फ्रिज खोलकर देखा कि अंदर कुछ पड़ा हुआ है या नहीं। हालांकि खाना तो पड़ा हुआ था, लेकिन अनाया खुद कुछ बनाना चाहती थी। उसने किचन में देखा तो काफी कुछ पड़ा हुआ था। उसने कई सारी चीज निकल, जैसे कि पनीर, शिमला मिर्च, कुछ हरी सब्जियां, थोड़े से राइस जो पहले से ही पके हुए थे, यहाँ तक कि थोड़ा सा पराठे का आटा भी किचन के फ्रिज में पड़ा हुआ था। अनाया ने सब कुछ बाहर निकाल लिया। उसके बाद उसने फ्रिज के एक कोने में कुछ सफेद खोया पड़ा देखा, उसने उसे भी बाहर निकाल लिया। सब कुछ देखते हुए अनाया बोली, आज तो मैं अपनी पसंद का खाना बनाऊंगी। दरअसल अनाया की एक और आइडेंटिटी थी, वह एक मशहूर शेफ थी। ये हुनर उसे उस टेम्पल से मिला था जहां पर वह शुरुआत में गई थी। खाना बनाना उसने पिछले जन्म में ही सीख लिया था। तब उसे उसकी सौतेली माँ कहती थी कि किसी आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से गुजरता है। तब अनाया इतना बीमार होने के बाद भी विशाल मेहता के लिए खाना बनाती थी। उसने कभी खाना बनाना नहीं सीखा था, लेकिन वह फिर भी कई सारे वीडियो और कुकिंग क्लास ज्वाइन करके खाना बनाना सीखी थी। और अपनी खराब हेल्थ की वजह से, किचन के धुएं और गर्मी की वजह से वो और ज्यादा बीमार ही रहती थी। लेकिन पिछले जन्म में उसे पता चला था कि जब भी अनाया विशाल के लिए खाना बनाकर भेजती थी, वह खाना खुशी खुशी विशाल जानवी कपूर के साथ बैठकर खाता था। वह दोनों उसे वक्त अनाया को किसी नौकर की तरह समझते थे। और अपने दूसरे जन्म में भी अनाया खाना बनाती थी, लेकिन तब वह खाना आश्रम के लोग और अपनी खुशी के लिए बनाती थी। और इस जन्म में उसने खाना बनाने में महारत हासिल कर ली थी। वह देश की जानी मानी शेफ थी, यहाँ तक कि उसने कुलिनरी वर्ल्ड में अपना नाम भी बनाया था। वह एक 7 स्टार मिसलेनियस शेफ थी, जिसे हर तरह के खाने बनाने में महारत हासिल कर ली थी। हालांकि फिर भी अनाया को सिंपल इंडियन फूड ज्यादा पसंद आता था, खासकर कि सात्विक खाना। वह कई साल आश्रम में रही थी, वहां पर सात्विक खाना बनता था और अनाया ने सात्विक खाने को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया था। आज भी अनाया का मूड कुछ सिंपल और अच्छा खाने का ही था, इसलिए अनाया ने तुरंत ही गैस शुरू किया। एक गैस पर उसने चावल की खीर बनाने को रख दी। उसमें उसने पूरा पैकेट दूध का उलट दिया और उसमें खास खीर के चावल डाले दिए। उसके बाद उसने दूसरा गैस शुरू किया और उसने उसमें चाशनी बनाने को रख दी।
उसने पके हुए चावलों का इस्तेमाल किया, बारीक अनियन, लहसुन काटे और सभी सब्जियों को चॉप किया। उसके बाद उसने अपना खास यूनिक तरीका इस्तेमाल किया और फ्राइड राइस बनाया। उसके ऊपर उसने 3 पॉच एग भी रखे। उसके बाद उसने पनीर और शिमला मिर्च की एक सब्जी बनाई, वह भी ग्रेवी के साथ। उसे पता था हर्षवर्धन को इटालियन सीजनिंग का सलाद पसंद है, उसने उसको भी बनाया। उसके बाद उसने पहले ही किचन में बॉइल्ड चने देखे थे, उसने उसका इस्तेमाल करके महाप्रसाद वाले छोले बनाए और उसे खास वेजिटेबल सूप पसंद था थाई फ्लेवर के साथ, उसने वह भी बनाया। अनाया के खाने की महक इस हद तक फैल चुकी थी कि पूरे हॉल में बस खाने की ही खुशबू आ रही थी। तभी अनाया देखती है कि खीर पहले ही बन चुकी है। उसने उसमें केसर का फ्लेवर डाला, उसके बाद उसने ढेर सारे ड्राई फ्रूट ऊपर से डाले। अनाया को ड्राई फ्रूट काफ़ी पसंद थे, वह एक एक कर सारी चीज़ प्लेटफॉर्म पर रख रही थी। तभी उसने रसगुल्ले बनाने के लिए मावे को मसलना शुरू किया। उसने फ्लेवर के लिए रसगुल्ले में सैफरॉन का इस्तेमाल किया। उसके बाद उसने उसमें रसगुल्ला डाल दिए। पूरे खाने की महक इस हद तक आगे बढ़ चुकी थी कि दूसरे फ्लोर पर हर्षद और आकाश, जो स्टडी रूम में कुछ डिस्कशन करके अपने कमरे में जा रहे थे, उन्होंने भी यह खुशबू महसूस कर ली। वह सीधे ही नीचे किचन में आ गए। किचन का नज़ारा देखकर उन दोनों की ही आंखें बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि किचन में इतनी अच्छी खुशबू फैली हुई थी कि उन लोगों ने डिनर करने के बाद भी उन लोगों के मुंह में पानी आ रहा था। आकाश जिंदल धीमे से अपने भाई के नज़दीक जाकर बोला, भाई सच में क्या हम जो देख रहे हैं वह सच है? ये खुशबू मुझे पागल कर रही है। क्या हमारी प्रिंसेस को इतना अच्छा खाना बनाना आता है? ये सुनकर हर्षद जिंदल बोला, वह तो ठीक है, लेकिन प्रिंसेस इतनी रात को खाना बना क्यों रही है? तभी उन दोनों के कानों में पीछे से एक कड़क आवाज आई, वह मेरे लिए बना रही है। दोनों ही पीछे मुड़कर देखते हैं तो हर्षवर्धन वहां पर अपने रात के आरामदायक कपड़ों में खड़ा हुआ था। उसे वहां देखकर उन दोनों की ही आंखें छोटी हो गई। हर्षद जिंदल गुस्से में बोला, इसका मतलब तुम हमारी बहन से खाना भी बनवाते हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, वह भी ऐसी हालत में। वही गेट पर आवाज सुनकर अनाया भी वहां देखती है तो उन तीनों को वहां देखकर अनाया मुस्कुराते हुए बोली, आप तीनों यहाँ पर क्या कुछ काम था? तभी हर्षद जिंदल अंदर आया और थोड़ी नाराज आवाज में बोला, प्रिंसेस तुम खाना क्यों बना रही हो? अगर तुम्हें कुछ खाना था तो सर्वेंट को कहती या फिर हम में से किसी को बता देती, हम बनवा देते हैं। तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? माँ और छोटी माँ से भी कह सकती थी। क्या अनाया का खाना बनाना लाएगा कोई नई मुसीबत? और क्या होगा जब राठी परिवार की सच्चाई आएगी सामने? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।